एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम संक्षेप में जानेंगे कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे 800 ईस्वी के पूर्व किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थे। जितने भी उस समय पर राजा या सम्राट हुए, उन्होंने अपना नाम लिखवाया, अपने परिवार का नाम लिखवाया और वंश का नाम लिखवाया, लेकिन जाति का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से जो कृषक जातियां थी वह आज लगभग 600 से अधिक जातियों में डिवाइड हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल। तो लिखते हैं कि भारत के अज्ञात काल से लेकर ज्ञात काल के समय का अध्ययन करने पर साफ दिखता है कि जाति उत्पत्ति से संबंधित अज्ञात काल के समय का किसी भी प्रकार का अवशेष या प्रमाण नहीं मिलता है, जबकि अज्ञात काल का अवशेष और प्रमाण बहुत सारा मिलता है। लेकिन उस काल में ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण निश्चित तौर पर 800 ईस्वी लगभग समय में नहीं मिलता है। सिर्फ कहीं कहीं शब्दों के प्रयोग मात्र से ही कुछ लोग उसे जाति सूचक मानकर देखते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों से आगे उसे नकारना भी पड़ता है। भारतीय समाज में सीधा और सुस्पष्ट प्रमाण के तौर पर ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की संरचना का प्रमाण और सत्यापित समय 800 ईस्वी के बाद से ही दिखाई देता है। इसका पहला और सुस्पष्ट प्रमाण भारत में उस समय के सभी सम्राटों की जाति में परिवर्तित होना और अपने आप को राजपूत के नाम से संबोधित करना, यानी राजपूत काल। दूसरा प्रमाण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मणी व्यवस्था का बनना, यानी प्रथम शंकराचार्य पीठ का स्थापित होना। तीसरा प्रमाण भारत के सभी मंदिरों का निर्माण काल भी इसी समय का होना या इसके बाद का होना। चौथा, भारत के अंदर पूर्वकालीन व्यवस्था जो ज्ञान और कर्म विभाजन के आधार पर हर मनुष्य की योग्यता के अनुसार स्थानांतरित होता था, उसको आनुवंशिक तौर पर परिवर्तित करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी लागू करना, जो आगे चलकर जाति के रूप में संबोधित हुआ है। पांचवा प्रमाण सम्राट अशोक या अन्य किसी भी शासक के शिलापट में जाति की अथवा वर्ण की जानकारी नहीं मिलना। तो जैसे बताया था ना कि उस समय पर जाति और वर्ण की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। छठा प्रमाण सन 800 ईस्वी से पूर्व में भारत में अनेक विदेशी शासक आए, लेकिन वे भारत की सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर भारतीय हो गए, यानी वे सभी भारत की जाति विहीन बौद्ध संस्कृति अर्थात बुद्ध को मानते हुए बौद्धमय हो गए। परंतु 800 ईस्वी के बाद जितने भी विदेशी शासक आए वो ब्राह्मणी संस्कृति से हमेशा अलग रहे, क्योंकि ब्राह्मणी संस्कृति में दूसरे को आत्मसात करने की क्षमता नहीं थी, जो आज भी मौजूद है, जबकि बौद्ध संस्कृति में दूसरे को अपनाने की क्षमता थी। ज्ञातव्य है कि भारत के अंदर ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इसमें वर्ण और जाति जैसी व्यवस्था की चर्चा करने वाले सभी ग्रंथों की रचनावली लिपि देवनागरी और संस्कृत भाषा है, और इन ग्रंथों का सत्यापित करने का समय 800 ईस्वी के बाद का है, क्योंकि इससे पूर्व भारत में कहीं भी देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा की पांडुलिपि नहीं मिली है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में रचित
समस्त ग्रंथों का रचना काल 800 ईस्वी के बाद का है, जिनमें वर्ण और जाति के निर्धारण की चर्चा है। यह तब है कि 800 ईस्वी के पूर्व में मिली प्रमाणिक लिपि ब्राह्मी थी और भाषा पाली प्राकृत थी। भारतीय इतिहास के प्राप्त अवशेषों और परंपराओं को देखने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 800 ईस्वी से पहले की सभ्यता जाति रहित थी और कर्म प्रधान थी। इसके अतिरिक्त 800 ईस्वी से पूर्व जितने भी सम्राट हुए, सबों ने अपने आप को ब्राह्मणी और जाति व्यवस्था से बिल्कुल अलग रखा था, क्योंकि उनके प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों में अन्य सभी तथ्यों की चर्चा है, परंतु जाति वर्ण की नहीं है। यदि जाति और वर्ण उस समय होते तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा और उनके अभिलेखों में मिलती। वे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पूर्वजों के नाम या स्वयं के नाम पर वंश परंपरा बनाकर सामाजिकता का निर्वहन किए और इसकी चर्चा अभिलेखों में भी किए। दूसरी ओर पूरे भारत में छोटे छोटे कबीले की आबादी थी, जो अपने जीविकोपार्जन हेतु मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और विनिमय पर निर्भर थे। यह व्यवस्था 800 ईस्वी के बाद से भारत के अंदर सुविधा अनुसार से हटाकर वंशानुगत पेशा में बदल गया और एक कृषक कर्मी नाम से समाज या जाति व्यवस्था का रूप लेने लगा। इन कृषक कर्मी समाज को गुजर बसर करने वाली जाति के नाम से भी संबोधित किया जाता था। आगे चलकर इसी कृषक कर्मी शब्द का विश्लेषण या अपभ्रंश होते होते कृषक कणवी, कृषक कुटुंबी, कृषक कुनबी, कृषक कापू, कृषक कुर्मी यह जातियां देखने को मिलती हैं। कृषक कोयरी, कृषक कंबा, कृषक गुजर जैसे अनेक नामों से संबोधित होने लगा, जो आज के समय में एक जातियों का समूह बनकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रूप में समाहित हो गया है। इसी का दुष्परिणाम है कि आज भारत में कृषि कर्मी प्रजाति बहुसंख्यक होते हुए भी इकट्ठे नहीं हैं और विभिन्न नामों से विगत 100-150 सालों से अपने आप को स्वतंत्र पहचान बनाए रखने में विश्वास करते हैं, जबकि आप इतिहास के कालखंड में आज से 200 से 500 वर्ष पूर्व जाकर देखें, तब ये बहुसंख्यक कृषि कर्मी एक ही नाम खत्तिये, बाद में खेतिहार या कृषक, जो कि पाली और संस्कृत अनुसार परिवर्तित से संबोधित होते थे। इसी प्रकार से देखा जाए तो कृषक कर्मी समाज का मुख्य लक्ष्य था धरती का सीना चीरकर सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना। कितना ऊंचा विचार था कृषक कर्मी समाज का। लेकिन इसी अच्छी और मेहनत कर समाज की अच्छी और नेक सोच पर उस ठग और धूर्त ब्राह्मणी व्यवस्था की क्रूर दृष्टि पड़ गई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि इस समाज को जबरदस्ती ब्राह्मणों ने समाज का परित्यक्त अंग बना दिया और विषम ब्राह्मणी व्यवस्था को कृषक समाज के भोले भाले गरीब लोग सामंतों के डर से अंगीकार करते चले गए और आगे ये बातें इन्हीं के रगों में बैठकर इतनी फैल गई कि आज कृषक समाज ब्राह्मणी गुलामी की भक्ति में लीन है और उस ब्राह्मणी व्यवस्था से निकलने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर कृषक जो नए कृषि कर्मी समाज में अपनी मेहनत से जमींदारी खरीद कर संपन्न हुए थे, वे लोग उस ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत अपने सगे भाई को छोड़कर ब्राह्मणी व्यवस्था में
क्षत्रिय बनने को आतुर हैं। यानी एक और तो अपनी गरीबी, मजबूरी और अशिक्षा से दूसरों के द्वारा सताया गया सगा भाई जो आज अछूत दलित बना हुआ है, जो आज भी मजबूरी में मानसिक गुलामी में जी रहा है। दूसरी ओर क्षत्रिय बनने पर आतुर भाई जो जानबूझकर उस गुलामी की मानसिकता से निकलना नहीं चाहते हैं। आज उनको ब्राह्मणों की गुलामी छोड़ स्वाभिमान से जीने की जरूरत है। आज के कुछ संपन्न कृषक कर्मी अपनी पहचान को बदलकर उस ब्राह्मणी व्यवस्था में क्षत्रिय बनकर अपनी झूठी अकड़ पकड़ बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे आदरणीय भाइयों से आग्रह है कि अपनी सच्चाई को जानिए और पूर्व में हुए अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचार के लिए परिशोधित समर्पण की भावना रखते हुए अपने गरीब भाइयों को ब्राह्मणों के छल प्रपंच में फंसाने से बचाएं, जो अपने अशिक्षित गरीब परित्यक्त भाई को सप्रेम गले लगाएं। हो सकता है कि एक दूसरे के बीच बिगड़े संबंधों की दूरियां पुरानी पड़ने की वजह से शुरुआत में कठिनाई भी आए, लेकिन किसी काम में लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। क्या आज हम लोग पुनः उस ब्राह्मणी व्यवस्था की मानसिक गुलामी क्षत्रिय और शूद्र से निकलकर एक दूसरे को एक नाम से कृषक या कृषक कर्मी संबोधित नहीं कर सकते हैं? यह सवाल लेखक राजीव पटेल जी छोड़ जाते हैं। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।